माँ जी, इस बार पापा ने पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। 5 तारीख हो गई है। पापा से कह देना कि घर में बहुत खर्चे होते हैं, आज ही पैसे निकाल कर दे दे। सुमित्रा जी की बहू प्रिया ने उन पर चिल्लाते हुए कहा। बहू, इस बार तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों के घूमने के लिए टिकट करवा ली है। हम दोनों घूमने जा रहे हैं, इसीलिए इस बार पेंशन के पैसे तो नहीं दे पाएंगे। बहू, बहुत ही हिम्मत करके सुमित्रा जी ने अपनी बहू से इतनी सी बात कह पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, प्रिया चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम दोनों घूमने जा रहे हो? शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में घूमते हुए चुपचाप घर में रहो, जैसे बूढ़े लोग रहते हैं। घर के एक कोने में पड़े रहो, रोटियां खाते रहो और घर में पड़े पड़े घर की रखवाली करते रहो। और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? इस बुढ़ापे में घूमने जा रहे हो, घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आए तो समझ लेना मैं तो तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। पड़ी रहना एक कोने में। आने दो तुम्हारे बेटे को। अभी शिकायत लगाती हूँ कि कितना फालतू खर्चा करने लगे हैं दोनों बूढ़ा बूढ़िया। हमसे बिना पूछे तुमने घूमने का प्लान कैसे बनाया और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई घूमने जाने की? बहू की बातों को सुनकर सुमित्रा जी को समझ में आ गया था कि बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से यही तो होता आया है कि पेंशन के पैसे आनंद जी को अपनी बहू को देने होते हैं और बहू उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती है। कितना कहाँ खर्च करना है, यहाँ तक कि जिसके पैसे हैं उसको भी कितना खर्च करने के लिए देना है वह भी बहू ही तय करती है। तिन तिन कर अपने ससुर को पैसे देती है। अगर सुमित्रा जी का कुछ खरीदने का मन होता है तब भी आनंद जी अपनी पत्नी को कुछ खरीद कर नहीं दे पाते हैं। किसी महीने अगर 5,000 का कुछ कर दिया तो भी एक बार आनंद जी ने अपनी पत्नी को करवा चौथ पर 5,000 लाकर दे दिए थे। पेंशन में 5,000 का तुमने क्या किया? कहाँ खर्च कर आए हो? बहू, मैंने तुम्हारी सास को करवा चौथ पर एक उसके पसंद की साड़ी लाकर दे दी थी। क्या करे, बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। कहती थी तो बोलती थी मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, जबकि मैंने देखा था उसके पास तो गिनी चुनी साड़ियाँ हैं। हर जगह 2 ही साड़ियाँ पहनकर जाती थी। इसीलिए सोचा उसके लिए एक साड़ी खरीद दूं। करवा चौथ पर नई नई साड़ी पहनकर जाए। बूढ़ी हो गई है माँ जी, शर्म नहीं आती कि खुद ही मना कर देती हैं। हमें साड़ी की क्या जरूरत है? अब पता है घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। लाइट का बिल होता है, किराने का होता है, पानी का बिल देना पड़ता है। आप लोगों को क्या पता कि शहरों में रहना कैसा होता है। पूरी जिंदगी तो गांव में रहे हो। सुमित्रा जी यह बात सोचकर घबरा रही थी कि 5,000 रुपये ही अपने टिकट बुक कराने में खर्च कर दिए हैं और कुछ पैसे अपने खर्च के लिए अपने पास रख लिए हैं। शाम को जैसे ही सुमित्रा जी का बेटा रविश अपने ऑफिस से घर आया, प्रिया ने उसको सब कुछ बता दिया तो रविश अपने माता पिता पर भड़कते हुए अपने कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ पिताजी? इस महीने की 5 तारीख हो गई और आपने अपनी पेंशन के पैसे अभी तक निकाल कर नहीं दिए हैं। और तो और सारे पैसे हमसे पूछे बिना खर्च कर दिए। अब बताओ इस महीने का राशन का खर्चा कौन चलाएगा? मैं तो अपने पैसों से आपको 2 रोटियां भी नहीं दूंगा। अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो इतना फालतू का खर्चा करते हो और फिर इस बुढ़ापे में आपको घूमने जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आराम से घर पर नहीं रह पा रहे थे और ज्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर घूम आते। इस बार आनंद जी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने भी पक्का मन बना लिया था कि आज अपने बेटे को अच्छे से सुना कर रहेंगे। हमेशा अपने बेटे की ही सुनते आए हैं, हमेशा अपने बेटे बहू की बातों को सुनकर चुप हो जाते थे, लेकिन आज वे चुप नहीं रहेंगे। आनंद जी भी अपने बेटे और बहू से बोले, क्यों बेटा, हमारा घूमना तुम्हें दिखाई देता है पर अपना घूमना नहीं दिखाई देता? जो हर रविवार को तुम दोनों पिक्चर देखने जाते हो, बाहर ही खाना खाकर आते हो, वह नहीं दिखता? हम दोनों घर पर ही खिचड़ी बनाकर खाते हैं। हमारी रोटी सब्जी बनाने से तुम्हारे घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने, पिक्चर देखने और बाहर का खाना खाने से खर्च नहीं बढ़ते। अपने लिए तो खूब खर्च करते हो और हमारे लिए जरा सा भी खर्च हो जाए तो बताने लगते हो। और भूल गए क्या, अभी 2 महीने पहले ही तुम और प्रिया गोवा घूमकर आए थे। तुम दोनों और 2 बच्चे, 4 लोगों के हवाई जहाज के टिकट का कितना खर्च आता है ये जानते भी हो? साल में 4 बार बाहर घूमने जाते हो। हमने तो तुम्हें कभी नहीं रोका कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। फिर आज जरा सा पैसे खर्च करके हम घूमने जा रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है?
पिताजी, मैं आपसे पैसे मांगकर खर्च नहीं करता हूँ। अपने पैसे खुद कमाता हूँ और अपने पैसों से घूमने जाता हूँ, धमकते हुए रवीश ने कहा। तो मैं कौन सा तुमसे मांग रहा हूँ? मैं भी अपनी पेंशन के पैसों से ही घूमने जा रहा हूँ। मैंने तो तुमसे मांगे नहीं। आनंद जी का जवाब सुनकर रवीश गुस्से में तमतमा गया। वह माता पिता जो हमेशा उसकी बातें सुनकर चुपचाप कमरे में चले जाते थे, आज उसको इस तरह सुना रहे थे। यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक है पिताजी, अगर आपने घूमने का प्लान बना लिया है तो इतना समझ लीजिए, इस घर में मैं फोकट में आपको नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे दोगे तो ही रोटी बनी हुई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को बना बनाकर खिलाऊं और ऊपर से आपके घूमने का खर्चा करूं। इतना कहकर बेटा कमरे से निकल गया, लेकिन बहू भी कम नहीं थी। अपनी सास को सुनाते हुए कहने लगी, देख लिया तुम्हारा बेटा कितना दिन भर मेहनत करता है, वह तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर जरा सा हम घूम आए तो वह तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये नहीं दिखाई देता कि घर में बहू बेटा है, दो दो नाती पोते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखो, खर्च करने में लगे हुए हो। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे दिन घूमने के हैं? चुपचाप घर पर रहो। अगर कहीं बीमार होकर आ गए तो समझ लेना मैं तो तुम्हारी सेवा नहीं करने वाली हूँ। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में पैर पटकते हुए चली गई तो आनंद जी अपनी बहू से कहने लगे, बेटा घर में रहकर तुम्हारी सास क्या काम नहीं करती है? सारे काम तो तुम उससे करवाते हो, क्या तब वह बीमार नहीं पड़ती है? आज घूमने के नाम पर तुम कह रही हो कि बीमार हो जाएगी। आनंद जी की बात सुनकर बहू गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई। सुमित्रा जी तो अपने बेटे बहू की बातों को सुनकर एक कोने में बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमें लगता है कि हमें अपना घूमने का प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बेटा बहू घर में हमें दो रोटी भी नहीं देंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगी घर में रहना। सुना सुना कर हमारा तो घर में रहना ही दुर्भर कर देंगे दोनों। आनंद जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगे, तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना कहना था कह लिया। तुम्हें पता है 2 महीने पहले दोनों गोवा गए थे, पूरा 1 लाख रुपए खर्च करके आए थे, और हम जरा सा खर्च कर दे तो दोनों हम पर गुस्सा करते हैं। हमारे लिए 2 पैसे भी खर्च हो जाए तो बहस करने लगते हैं। यह तो बहू बेटे की अच्छी बात नहीं है। ऐसे हम उनकी गलत बातों को कब तक सहते रहेंगे? किसी न किसी दिन तो हमें बोलना ही पड़ेगा, वरना वे तो हमें इस तरह से दबाते ही चले जाएंगे। सुमित्रा जी उस दिन को याद करती है जिस दिन उसके पति ने कहीं बाहर घूमने की इच्छा जताई थी। तो सुमित्रा जी ने भी कहा था, हाँ घूमने का मन तो मेरा भी होता है, लेकिन क्या करे, इतने सारे बंधन हैं, घर में इतने सारे काम हैं, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर कहीं गए तो बहू बेटा गुस्सा हो जाएंगे। और आज सच में वही हुआ। जब उनकी बहू बेटे को घूमने की बात पता चली तो घर में दोनों ने बवाल काट दिया। आनंद जी अपनी पत्नी से कहते, सुमित्रा मेरी एक हार्दिक इच्छा है। मैं जब बचपन में हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो उसमें बैठने का बहुत मन करता था, लेकिन तब तो मैं बैठ नहीं पाया क्योंकि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे नौकरी मिली। जैसे ही मुझे नौकरी मिली रवीश पैदा हो गया। फिर तो हम दोनों ने अपनी सारी मेहनत सारी कमाई अपने बेटे पर खर्च की कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए, उसको अच्छा अच्छा पहनने को दूं, अच्छा अच्छा खाने को दूं। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आए उसका मैं पहले से ही इंतजाम करके रखता था, कहीं मेरे बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए, कहीं पैसों की वजह से वह आगे न बढ़ पाए। इसीलिए हमेशा अपने खर्च को काटकर मैंने अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ाया है। जब भी उसने जितने भी पैसे मांगे हैं मैंने उतने पैसे उसको दिए हैं, और एक तनख्वाह मैं अपने बेटे को पढ़ाना, घर के खर्चे चलाना, बूढ़े माता पिता की देखभाल करना, यह सब कुछ किस तरह से मैंने किया है यह तो हम दोनों ही जानते हैं। बेटे को तो यह कुछ याद भी नहीं है। सोचा था कि बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, बेटों की जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे में तो बेटे ने हमारे ऊपर ही बंधन लगा दिए हैं, हर जगह आने जाने से रोक लगा दिया है। इतना तो हम उस समय भी नहीं बंधे थे जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी। आज हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहू बेटे हमें मुक्त होने नहीं देना चाहते।
तुम रसोई में आज भी लगी हो और बहू मेरे साथ पेंशन के पैसे लेकर मुझे ही आंखें दिखाती है। यह सब कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो क्या करें अब? हमारी यही किस्मत है, हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। सुमित्रा जी उदास होते हुए कहती है, नहीं सुमित्रा, मैं अब ऐसे नहीं रह सकता। मैंने कुछ सोचा है और उसको मैं करके ही रहूंगा। सुमित्रा जी आशा भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखती है और कहती है, आपने क्या सोचा है? दूसरे दिन ही आनंद जी अपना और अपनी पत्नी का जगन्नाथपुरी जाने का टिकट करा लाए, वह भी हवाई जहाज से। आनंद जी को हर महीने 25,000 पेंशन मिलते थे, जिसमें से उन्होंने 15,000 की टिकट करवा ली। 10,000 अपने पास खर्च के लिए रख लिए। अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाई तो सुमित्रा जी घबरा गई। आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया, अब बहू क्या कहेगी? तुम चिंता मत करो सुमित्रा, हम अपने बहू बेटों पर आश्रित नहीं हैं, हमारे पास खुद की पेंशन आती है। अब जो भी बहू बेटे कहेंगे, मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह सुमित्रा जी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। सुमित्रा जी ने अपनी बहू बेटों की तरफ देखा तो उनका अभी भी मुंह फुला हुआ था। ना तो वह उनसे बात कर रहे थे, ना ही उनकी तरफ देख रहे थे। आनंद जी घर के माहौल को अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन्होंने नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो चलो तुम्हें 2 नई साड़ियाँ दिलवा देता हूँ, क्योंकि घूमने जाएंगे तो कुछ कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने भी अपने लिए 5 साल से एक भी नया कुर्ता नहीं लिया है, तो सोच रहा हूँ एक नया कुर्ता पैजामा अपने लिए भी ले लेता हूँ। आनंद जी का इतना बोलना था कि बेटे बहू तो पहले से ही भड़के हुए थे। अब तो वह अपनी सारी हदें पार करते हुए बोले, पिताजी, अब हम आपको नहीं रख सकते, आपने तो हद पार कर दी है। आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिए, आपने तो अपनी सारी शर्म लिहाज बेच खाई है। बुढ़ापे में घूमने जा रहे हो, लेकिन हम सब ये नहीं देख पाएंगे। आनंद जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, हम अपना रहने का इंतजाम क्यों करें? यह हमारा घर है, इसको मैंने बनवाया था, मेरे सारे फंड के पैसे लगे हैं, इस घर का प्लॉट भी मैंने ही खरीदा था, तो इस हिसाब से तो यह घर मेरा है और कानूनी तौर पर भी यह घर मेरा ही है। हम कल ही घूमने के लिए निकल रहे हैं और 10 दिन बाद आएंगे। तब तक का हम तुम्हें समय दे रहे हैं कि इस घर को छोड़कर निकल जाना, अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लेना। आनंद जी की बात सुनकर बहू बेटों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी कभी इस तरह की बात भी उनसे कर सकते हैं। इतने पर भी बहू को समझ में नहीं आता है। कहती है, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो इतने बड़े घर का क्या करोगे? और अपना घर छोड़कर बाहर किराए से रहेंगे तो कैसा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? प्रिया कहती है, माँ जी, आप ही पिताजी को समझाइए ना कि हमसे इस घर से जाने के लिए ना कहे। अब हम लोग आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग आराम से रहिए। क्योंकि प्रिया को भी समझ में आ रहा था कि इस घर में से जाएं तो 15,000 का तो किराए का घर ही मिलेगा, ऊपर से जो पिताजी के पेंशन के पैसे आते हैं वह भी उसके हाथ से चले जाएंगे। आनंद जी को जब समझ में आ जाता है कि उनके बेटे बहू को अकल आ गई है और अब वह उनके बुढ़ापे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो वह कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं अपनी पेंशन तुम्हें पूरे पैसे कभी नहीं दूंगा। घर के राशन का जितना भी खर्चा होता है वह 10,000 में हो जाता है, सिर्फ 10,000 ही दूंगा, बाकी 15,000 मैं अपने पास रखूंगा। मेरे भी बुढ़ापे में कुछ खर्च है। अब तो तुम्हारी माँ की दवाइयों का भी खर्च चलता रहता है, कभी शुगर की दवाइयाँ तो कभी घुटनों के दर्द की दवाइयाँ, और बार बार तुमसे पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसे तुमसे मांगू, यह मुझे मंजूर नहीं। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। रविश अपनी पत्नी से कहता है, जाओ माँ और पिताजी के लिए चाय बना कर लाओ, वह थक गए होंगे, उनके पैर भी दबा दो। आनंद जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, अगर मैं यह कठोर निर्णय अपने लिए न लिया होता तो आज बहू बेटे हमें पहले की तरह ही दबा कर रखते और हम उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में अपने लिए थोड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना पड़ता है। यह दुनिया है, यह तो कहती ही रहेगी, अरे जब अपने ही बच्चे हमें सुनाने से पीछे नहीं हटते जिनके लिए हमने इतना कुछ किया है, तो बाहर वाले तो कहेंगे ही। अगर अपने हाथ में पैसे हैं
तो इतनी तो आप अपनी इज्जत बनाकर रखनी चाहिए कि आपसे कोई कुछ ना कह सके। अपने पैसों के दम पर आप अपनी ज़िंदगी को इज्जत के साथ गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।